नमस्कार। आज हम लोग शिक्षण कौशल के संबंध में चर्चा करेंगे जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए, पीटीसी के विद्यार्थियों के लिए, डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो प्रत्येक शिक्षक को एक कुशल शिक्षक बनने के लिए, एक समर्थ शिक्षक बनने के लिए, एक योग्य शिक्षक बनने के लिए शिक्षण कौशल की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण स्तर की जानकारी होनी चाहिए और शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आप एक कुशल, एक योग्य, एक समर्थ शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपका विषय ज्ञान होते हुए भी अगर आपको शिक्षण की बारीकियों से आप परिचित नहीं हैं तो आप अपनी बात को विद्यार्थियों तक बेहतर ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे। आप कितने बड़े विद्वान हैं, मतलब इससे बहुत नहीं है। आप कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, आपकी कही गई बात, आपका जो ज्ञान है वो डिलीवर कितने बढ़िया ढंग से आप कर पाते हैं। पीछे बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी अगर आपकी बात को स्पष्ट तरीके से समझ पाता है तो आप एक बेहतर शिक्षक माने जाते हैं। तो इसमें शिक्षण कौशलों की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला हम आपको चर्चा करेंगे आज पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ की शुरुआत कैसे करें, नाम ही है टीचिंग स्किल ऑफ इंट्रोडक्टिंग लेसन, यानी पाठ प्रस्तावना शुरुआत कैसे करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि अच्छा प्रारंभ है तो कार्य का अच्छा शुरुआत आधे काम के बराबर माना जाता है। यानी शुरुआत अच्छा हो गया तो समझो कार्य आपका सही होगा। तो इसी कहावत के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि छात्राध्यापक पाठ का प्रारंभ या पाठ योजना का प्रारंभ भली प्रकार भली भांत शिक्षण कार्य के प्रारंभ करे तो पाठ की सफलता सुनिश्चित है। पाठ्य योजना के अंतर्गत जब शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। पाठ प्रस्तावना का अर्थ क्या है आप ये जान लें। भाई, शिक्षक पाठ प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए, पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए जो भी कक्षा के अंतर्गत क्रियाकलाप करता है, जिस भी तरीके से वो छात्र के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो सब पाठ प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। किस तरीके से आप छात्रों के ध्यान को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर ले जाएं तो आप एक बेहतर शिक्षक हो जाते हैं, माने जाते हैं। अब यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी कार्य के सकुशल संपादन में उस कार्य को संपादित करने के लिए उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का विशेष महत्व होता है। क्यों विशेष महत्व होता है? इसलिए विशेष महत्व होता है कि काम कितना ही क्यों ना हो, जब तक व्यक्ति की उस काम में रुचि ना हो, वो आत्म केंद्रित ना हो, वो आत्म प्रेरित ना हो, उसकी प्रेरणा ना हो। प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है। तो वो प्रेरित ना हो तो वो कार्य को उतने अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर पाएगा जितनी कि उससे संभावना की जाती है। तो शिक्षक का एक प्रमुख दायित्व यह है, अन्य दायित्वों में एक प्रमुख दायित्व यह भी है कि वह छात्र को अधिगम के लिए तैयार करे या छात्र अधिगम के लिए कक्षा में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करे। क्योंकि कहा गया है टीचर इज ए क्रिएचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन। अध्यापक जो होता है वो शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माता होता है। अगर आप कक्षा का माहौल बेहतर रखे हैं, अच्छा रखे हैं, सीखने के अनुकूल रखे हैं,
तो आपकी बताई गई बात को बालक बेहतर ढंग से सीख पाएगा। अगर आप कक्षा का माहौल ठीक नहीं रखे हैं तो वही छात्र को दिक्कत होगी। तो इस तरह से छात्रों को सीखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अधिगम के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं और पाठ प्रस्तावना कौशल जो है इसका समुचित प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण अधिगम की परिस्थितियाँ तैयार करता है। यानी प्रस्तावना का प्रयोग करके एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण की अनुकूल परिस्थिति तैयार करता है। अब इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है प्रस्तावना की? तो छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए प्रस्तावना की जाती है। मैंने पहले बताया छात्रों को विषय वस्तु या नवीन ज्ञान सीखने के लिए उत्सुक बनाने के लिए प्रस्तावना की जाती है कि उनमें उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु की तरफ प्रेरित करने के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। छात्रों के नियंत्रित मन को अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावना की जाती है और छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना की जाती है कि छात्र पहले से कितना जानता है और आगे हमको क्या पढ़ाना है, दोनों को जोड़ के पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना प्रस्तुत करके छात्रों के लिए नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसंग की रचना की जाती है। प्रस्तावना के आधार पर छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है, प्रेरणा प्रदान की जाती है। प्रस्तावना के आधार पर छात्र नए ज्ञान या नए विचार को सीखने के लिए प्रेरित होता है और उसे महत्वपूर्ण मानता है। प्रस्तावना की कसौटियाँ क्या क्या होती हैं, आपको ये भी जानना आवश्यक है कि प्रस्तावना तभी सफल मानी जा सकती है जब विद्यार्थी यानी छात्र सहभागिता सुनिश्चित हो या छात्र सहभागिता सही मात्रा में हो। छात्र सहभागिता का आशय क्या है? छात्र सहभागिता एक कौशल है। छात्र सहभागिता का आशय यहाँ ये है कि आप अगर पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में 50 छात्र हैं और दुइयों छात्र उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है, कहाँ छात्र सहभागिता है? 2 ना शामिल हो पाए, 48 शामिल हो तो समझिए छात्र सहभागिता है। तो वो प्रस्तावना सफल मानी जाती है जब छात्र सहभागिता समुचित मात्रा में प्राप्त होती है। प्रस्तावना तभी सफल मानी जा सकती है जब प्रस्तुत पाठ के लिए प्रभावी प्रसंग तैयार किया जाता है। प्रस्तावना तब सफल मानी जा सकती है जब पाठ के विषय वस्तु में छात्र में उत्साह, रुचि, जिज्ञासा और प्रेरणा उत्पन्न हो जाता है। प्रस्तावना तभी सफल मानी जा सकती है जब अध्यापक के मुख मुद्रा चेहरा फेस जो है अध्यापक का एवं कार्य व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाए कि उसमें भी पाठ के प्रस्तुत करने में उपयुक्त मात्रा में उत्साह है और रुचि है। यानी छात्र अध्यापक ही मरियल टाइप से आकर के किसी तरह से कॉरम पूरा कर रहा है कि हम पढ़ा दिए क्लास, तो वो रुचिकर क्लास नहीं हो सकता है। जितना उत्साही छात्र रहे उतना ही उत्साही अध्यापक रहे, तब वो क्लास अच्छा होता है, तब वो प्रस्तावना बेहतर होती है। प्रस्तावना तब सफल मानी जा सकती है जब अध्यापक नए पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने में सफल होता है। प्रस्तावना कब करनी चाहिए? प्रस्तावना को या कैसे करनी चाहिए? प्रस्तावना की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, सभी छात्रों के समझ में आए। प्रस्तावना के प्रश्नों का आकार संक्षिप्त हो, यानी छोटा प्रश्न हो। ऐसा प्रश्न ना पूछ लीजिए आप प्रस्तावना में कि लड़का प्रश्न ही भूल जाए। लंबा प्रश्न, दोहरे प्रश्न ना हो, तिहरे प्रश्न ना हो। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होनी चाहिए, यानी पहले बच्चा जो जानता है और आपको जो बताना है नया ज्ञान, उसमें जुड़ाव होना चाहिए। प्रस्तावना प्रस्तावित प्रश्न के उत्तर को अगले प्रश्न से जोड़ने का गठन होना चाहिए, यानी पहला प्रश्न आप कीजिए, जो उत्तर मिले उससे दूसरा प्रश्न उठाइए, ऐसा होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप किस देश में रहते हैं, बच्चों से पूछते तो कहेंगे भारत में। तो भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं, तो कहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मुस्लिम धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, तो ईद, बकरीद, 12 वफात, ये बताएंगे लड़के। ऐसे ही जो उत्तर मिले उसी से आपको उठाना है।
प्रस्तावना के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न द्व्यर्थी नहीं होने चाहिए जिसका दो अर्थ निकलता हो। प्रस्तावना छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। प्रस्तावना के प्रश्न रुचिकर एवं नुकीले हों, जो छात्र को हिट कर रहे हों, छात्र उसको उत्तर देने के लिए प्रेरित हो सके। और प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए, 3 से कम और 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना लोचदार एवं प्रभावशाली होना चाहिए। प्रस्तावना हेतु उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण हों। प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न उत्तर के शीर्षक के भाव से स्पष्ट होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रस्तावना में आपको ध्यान में रखना होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रस्तावना आप प्रश्नों से ही करें। प्रस्तावना कहानी के द्वारा हो सकता है, मॉडल के द्वारा हो सकता है, चित्र के द्वारा हो सकता है, या कथन के द्वारा हो सकता है। तमाम तरीके हैं प्रस्तावना निकालने के, लेकिन प्रश्नों के द्वारा निकाला जाने वाला प्रस्तावना थोड़ा प्रभावी होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। इसलिए प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना निकाला जाता है। अब प्रस्तावना कौशल के प्रयोग के लिए सुझाव कौन कौन से हैं, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना को छात्र के पूर्व ज्ञान का सही अनुमान लगाना चाहिए। अध्यापक को छात्र के पूर्व ज्ञान का सही अनुमान लगाना चाहिए कि पूर्व ज्ञान कितना है उसको। भाई हम विवेकानंद की बात यहाँ याद करिए, हम बताते हैं अक्सर क्लास में कि सही माने में अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर पे आके शिक्षण कार्य करे। तो छात्र कितना जानता है वहाँ से आप शुरू कीजिए, उसका स्तर जानिए आप। प्रस्तावना के प्रश्न नवीन ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न प्रासंगिक, सुउद्देश्यपूर्ण एवं श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। प्रस्तावना में उन्हीं साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए जो प्रासंगिक हों एवं उद्देश्यपूर्ण हों। प्रस्तावना में छात्रों को सहभागिता प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। और प्रस्तावना के कार्य में कम से कम समय 3 से 5 मिनट का समय प्रस्तावना, ये नहीं कि पूरा 40 मिनट का क्लास है, 45 मिनट का क्लास है, आप 15 मिनट प्रस्तावना ही निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो प्रस्तावना तैयार करते समय छात्रों की आयु, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर तथा रुचि का ध्यान में रखना चाहिए, तब प्रस्तावना निकालना चाहिए। उद्देश्य कथन संक्षिप्त, रुचिकर एवं जिज्ञासापूर्ण तथा ज्ञानवर्धक होना चाहिए। प्रस्तावना कौशल के अवयव कौन कौन से हैं? अवयवों की अगर बात करें तो कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध होना, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना, कथनों एवं प्रश्नों का श्रृंखलाबद्ध संबंध, और पाठ के उद्देश्य, पाठ की प्रकृति के अनुसार उपकरणों, साधनों एवं क्रियाओं का चयन, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार, छात्रों की रुचि एवं जिज्ञासा का वर्धन, अनुकूल छात्र प्रतिक्रिया, छात्रों के प्रेरणा की क्षमता, अध्यापक में उत्साह एवं सजगता, यानी अध्यापक को उत्साही होना चाहिए, और स्पष्ट एवं प्रभावशाली उद्देश्य कथन। अगर आप इतनी बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रस्तावना बेहतर होता है, अच्छा होता है। और जब आपका शुरुआत अच्छा होता है तो समस्त शिक्षण आपका अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे हम मिलेंगे अगले कौशल में। थैंक यू।